Topic is electrophilic substitution reactions. ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम ये देख रहे हैं कि हमें पता है बेंजीन और बेंजीन के ऊपर होने वाली रिएक्शंस जो हैं वो ज़्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक होती हैं। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है कि इसमें कोई पॉजिटिव चीज़ अटैक करती है। ये पॉजिटिव चीज़ कैन बी नाइट्रो ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, क्लोरो ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 डालता हूँ बेंजीन में, तो व्हाट डू आई गेट? नाइट्रोबेंजीन, ArNO2, राइट। तो इसमें NO2 प्लस हमारा इलेक्ट्रोफाइल है जो बेंजीन के ऊपर अटैक करता है। सिमिलरली आई कुड यूज Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। HNO तो चेन में जाता है, ठीक है, AlCl3 और लाइट नहीं डार्क, तो बन जाता है क्लोरोबेंजीन। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसमें ब्रोमीन डालूँ इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 और Fe डार्क, ठीक है, और FeBr3, तो आई गेट ब्रोमोबेंजीन। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसमें डालूँ CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो क्या बन जाएगा? अगेन AlCl3 डार्क, एनहाइड्रस AlCl3, तो हमारा बन जाएगा टोलुइन, राइट। ठीक है। और अगर मैं इसमें डालूँ CH3CH2Cl यानी कि क्लोरोइथेन, ठीक है, तो CH3CH2Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो क्या बन जाएगा? इथाइल बेंजीन। क्या बन जाएगा? इथाइल बेंजीन, है ना। अगर मैं इसमें डालूँ CH3COCl एसाइल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो हमारा एसेटोफिनॉन बन जाएगा, राइट। तो ये रिएक्शन सारी की सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर NO2 प्लस, इसके अंदर Cl प्लस, इसके अंदर Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल, इसके अंदर CH3 प्लस, ये सारे इलेक्ट्रोफाइल प्लस वाले अटैक करते हैं बेंजीन पर। क्यों? क्योंकि नेगेटिव, क्योंकि बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो नेगेटिव होता है, तो उसमें पॉजिटिव वाला पार्ट जल्दी अटैक करता है। ठीक है। तो इन रिएक्शंस के नाम याद करने, दिस इज नाइट्रेशन, दिस इज हैलोजिनेशन, this is Friedel-Crafts alkylation, this is Friedel-Crafts acylation। ठीक है, ये रिएक्शन सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। फिर इसके आगे क्वेश्चंस देखते हैं, रीजनिंग भी आएगी इसमें, रिएक्शंस भी आएगी, सारे चैप्टर्स का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पार्ट करते हैं। जल्दी से नोट करें। Why are electrophilic substitutions so easy in benzene? Why are electrophilic substitutions easy in benzenes and its benzenoid compound? इन सब में एक पॉजिटिव पार्ट आता था, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बेंजीन के अंदर ऐसा क्यों है कि ये रिएक्शन बड़ी आसानी से हो जाती हैं और वो वाली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इतनी आसानी से नहीं होती। तो बेंजीन के अंदर हर एक कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? p ऑर्बिटल, है ना। और p ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैप से बनता है, तो ये जो मल्टीपल बॉन्ड होता है कुछ ऐसा दिखता है, राइट।
तो इनके अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बेंजीन में क्या होती है, क्योंकि उसके पास डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। तो एक्चुअल में इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इनका इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड होता है। क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। और ये क्लाउड बेंजीन के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन्स, उसके नीचे पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसके बीच में सिग्मा, ये जो सिग्मा के इलेक्ट्रॉन्स, सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर है, बर्गर टाइप, ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड और बीच में पैटी, है ना। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये नेगेटिव तो सारे इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। इलेक्ट्रोफाइल को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा ईजी होती है बेंजीन में। तो ये सारी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इलेक्ट्रोफाइल माने इलेक्ट्रॉन को ढूंढने वाली स्पीशी। अगर तुम्हें बेसिक से करा रहा हूँ मैं, ताकि कुछ कुछ चीज़ें, अब 100 की तैयारी कर रहे हैं हम, ना कि 70-80 की। तो इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशी, इलेक्ट्रॉन को ढूंढने वाली स्पीशी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रही है, वो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन को कैसे मिस करेगी? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर में लिखेंगे इट इज़ बिकॉज ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवर बेंजीन। इट इज़ बिकॉज ऑफ पाई electron cloud over benzene, which due to which it becomes, due to which electrophiles can attack easily over benzene। बेंजीन के ऊपर आसानी से इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर पाते हैं, ठीक है ना। ये वाली बात क्लियर है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नाइट्रेशन के लिए क्या डालना है? ये पूरे रिएजेंट सबको याद हो गए। ब्रोमिनेशन के लिए क्या डालना है? एसाइलेशन के लिए क्या डालना है? एल्काइलेशन के लिए क्या डालना है? ठीक है। तो 2-3 कन्वर्जन कर दो, सिंपल सी हैं, इसी बेसिस पे। कन्वर्ट बेंजीन टू एसिटोफेनॉन, बेंजीन टू एसिटोफेनॉन, कन्वर्ट बेंजीन टू bromobenzene, convert benzene to nitrobenzene। करिए जल्दी से।
यस, ये रिएक्शंस तो इजी हैं। बेंजीन टू एसिटोफिनॉन क्या डाला? हाँ, क्योंकि फ्रीडल कौन सी रिएक्शन का इस्तेमाल किया? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखो CH3COCl जब हम इसमें डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो वी गेट एसिटोफिनॉल COCH3। एसीटोन का ग्रुप COCH3 और फिनाइल फिनॉन कीटोन है ये, ठीक है। अच्छा, बेंजीन टू ब्रोमोबेंजीन वी ऐड Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज दिस? हाँ, मतलब मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सा मैकेनिज्म है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेम ऑफ रिएक्शन इज हैलोजिनेशन। अच्छा, बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। ये सबने लिख लिए, सही हम हो गए थे या नहीं हुए थे? तूने पहले वाले रिएक्शन ये नोट नहीं किए? ये फोटो ले इसकी, इधर आ, जल्दी फोटो ले। और किसने नहीं किया ये? इसी फोटो ले लो जल्दी से। इधर बैठ जा ना, इधर बैठ। तू उधर से क्या दिख रहा था? बैठ जा, इधर बैठ, ठीक है। ये सिंपल सी रिएक्शंस हैं, इनका इस्तेमाल करना है पूरे क्लास में, ठीक है। क्लोरीनेशन करना है तो AlCl3 Cl2 Br2 FeBr3 ब्रोमिनेशन के लिए, ठीक है। एसिटाइलेशन के लिए, ठीक है। बढ़े आगे नेक्स्ट। तो इसमें हमने डाला नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए, इसे हमने इसे कर दिया, ठीक है। कल कौन से चैप्टर का टेस्ट ले लें फिर? से शुरू है ना, तो एक चैप्टर रहता है काइनेटिक्स रहता है ना। अभी काइनेटिक्स ही नहीं हुआ था ना सरप्राइज वाला टेस्ट, और काइनेटिक्स हम सबने कर लिया है, तो कल काइनेटिक्स का लेते हैं टेस्ट, ठीक है। फिर परसों इलेक्ट्रोकेम ले लेता हूँ। अभी इलेक्ट्रोकेम किया था, यही सीरीज में चलना है। डेली सुबह टेस्ट होगा, शाम तक जिसका आ गया वो आ गया। उसके बाद मैं कोई टेस्ट नहीं लूँगा किसी का, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुमने अपना टेस्ट। हाँ, रात तक, मतलब 6-8 बजे तक जिसके टेस्ट आ गए वो आ गए। तुम्हारा पूरा दिन है देने के लिए, है ना। तो एक दिन में एक टेस्ट होगा, अगले दिन वो नहीं कैरी ओवर होगा जब तक तुम मुझे स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट नहीं करोगे। अगर कोई बहुत अर्जेंसी है तो तुम्हें 2 टेस्ट देने पड़ेंगे, ठीक है। और एक दिन में एक चैप्टर अपना प्रिपेयर्ड रखेंगे। नेक्स्ट,
मैं तुम्हें अभी की डेट शीट बता देता हूँ कि क्या है 3-4 दिन की, तो तुम नेक्स्ट। अब हम आते हैं हैलोरीन्स पे। हैलोरीन्स में ये टॉपिक आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। देखो पहले हैलोरीन्स से पहले तुम्हें डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप समझना है। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। अगर तुम्हें कोई नई लोकेलिटी में जाते हो और तुम्हें कोई रास्ता नहीं पता होता तो तुम डायरेक्शंस गूगल से लेते हो, पर अगर पहले गूगल नहीं होता था तो डायरेक्शंस कौन बताता था? लोकल पान वाला या दुकान वाला, ठीक है। तो जो उस लोकेलिटी में पहले से रहता है वही बताएगा कि भाई ये रास्ता कहाँ जाता है, ठीक है। तो जो ये लोकल शॉप वाला है, क्यों? क्योंकि ये बेंजीन पे बहुत टाइम से बैठा हुआ है, बेंजीन रिंग पे इसका ये पहले से अटैच्ड है, बेंजीन रिंग में ही रहता है। तो ये डायरेक्शंस बताएगा, तो इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होगा। इसका क्या होगा? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। अब इसकी मर्जी की ये कोई भी रास्ता बताए, चाहे वो सही होगा गलत, उसकी मर्जी। तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस से या तो ये बता सकता है ऑर्थोपैरा का रास्ता या फिर मेटा का। कौन सा रास्ता बताएगा वो ग्रुप जो भी इस पे लगा है, एक्स ग्रुप, वो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो ऑर्थोपैरा का बता रहा है या मेटा का बता रहा है? तो इसको बताने के 2 तरीके थे। देखो, एक तो पॉइंट इज दिस, मैंने बोला था जो भी ग्रुप लगा है उसको ए बी पे रिप्रेजेंट कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर OH लगा है तो पहला एटम A इज O एंड B इज H। अगर COOH है तो A इज C एंड B इज O, ठीक है। तुम A B क्लासीफाई कर दो उसको, ग्रुप को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 केसेस बनते हैं, आइदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में या तो A B से ज़्यादा होगा या B A से ज़्यादा होगा, या तो A B से ज़्यादा होगा या B A से ज़्यादा होगा। अगर A इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, इफ़ A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन B, तो वो B से A लेगा और A आगे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं रेजोनेंस के। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। मतलब अगर A के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, वो B से खींचता है और आगे बेंजीन रिंग को देता है। तो इससे ये EDG हो जाते हैं और EDG दिखाते हैं प्लस आर इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? प्लस आर इफेक्ट। अच्छा, ठीक है। और इस तरीके से अगर मैं बोलूँ A और B में से B ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो A से B खींचेगा और A को आगे से खींचना पड़ेगा। तो ऐसे ग्रुप्स क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और ये वंशिका कौन सा इफेक्ट दिखाएंगे? माइनस आर इफेक्ट, ठीक है। तो 2 तरह का इफेक्ट होता है, प्लस आर और माइनस आर। इसको भी देख लेते हैं। पर ये प्लस आर इफेक्ट की वजह से ऑर्थोपैरा का रास्ता बताता है और ये माइनस आर की वजह से मेटा का रास्ता दिखाता है। तो अगर A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन B तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होगा, इफ B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A देन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। ये कैसे हुआ? प्लस आर का इससे क्या रिलेशन, वो माइनस आर का M से क्या रिलेशन, वो हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर से देखते हैं। अभी पहले ये नोट कर लो चलो। तरन अभी देखना है वो रिएक्शन वाला पेज, या देख लिया था? ठीक है, यस, नोटेड। बढ़े आगे, नेक्स्ट। अब अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे फंक्शन ग्रुप्स दे रहा हूँ, COCl, CONH2, बहुत लेट हो गए छवि सर। बाद में कुछ भी लगाने से पहले के 2 ग्रुप्स को ही देखना या फिर पीछे से कुछ देखना? पहले के 2 AB, ठीक है, नोट किया। ये आता है छवि ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग पता लगाना, ठीक है। अच्छा, तो COCl, CONH2, NH2 तुम्हें क्लासिफाई करने हैं एज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग। कौन से हैं, ऑर्थोपैरा या मेटा?
कुछ हो गया लिखना है। पहले ये बनाओ फिर देखते हैं। चलो आइडेंटिफाई करें। सॉरी OH तो हो गया। यस करें। एक मिनट। डन। तो शुरू करते हैं। ए ये हुआ, ये बी हुआ, तो ये क्या है? मेटा डायरेक्टिंग। कौन सा इफेक्ट? माइनस आर इफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट महक, ये क्या है? मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है। जसलीन NH2 और तो पैरा, क्योंकि N और O में से H में से N ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है। पारस OH और तो पैरा। ऋतिक CH3। C और H में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? C। तो बताओ और तो पैरा या मेटा? A ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या B? A। अपनी लिस्ट में देखो, A ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो क्या होता है? A को देखो जरा, लिस्ट में देखो जरा, ध्यान दो। A is more electronegative than B, ऐसा लिखा हुआ है कुछ? क्या होता है वो? ये आखिरी समय है, आखिरी चांस है ये सब लिखने का। A is more electronegative than B, तो और तो पैरा। If B is more electronegative than मेटा। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया और तो पैरा। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा होता है कैसे पता चलता है? पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं। जो इधर को आते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जो इधर को होते हैं वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताओ निकुंज। और तो पैरा। और तो पैरा। ठीक है। CHO कौन बताएगा? बेटा कैसे पता? सही बोल रही थी वैसे तो। मेटा है ये, इसमें A इसको और B इसको लेंगे, थोड़ा सा ध्यान दें, ये एक्सेप्शन है। ठीक है। हाँ, ये मेटा डायरेक्टिंग है। एक बार फिर से इसमें ऐसा क्यों हुआ? इसमें CHO है ना, तो इसके अंदर C और O और H किसको लोगे नेक्स्ट एटम? O को लेना चाहोगे क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट दिखाता है एज कम्पेयर टू H। तो अगर A ये है और B ये है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। ये विड्रॉइंग है या डोनेटिंग? ठीक है। विड्रॉइंग है। ठीक है। इसमें H और O दोनों को दे सकते थे, पर हम O को देखेंगे क्योंकि O ऑब्वियसली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ज्यादा इफेक्ट डालता है। ठीक है। तो अच्छा, इधर देखते हैं, ये क्या है वंशिका? मेटा। अच्छा नेहा, ये बताओ। ऑर्थो पैरा। पीछे मीमांसा की बात नहीं सुननी, वो जानबूझ के गलत बोलती है, उसे पता था सही है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्यों? A और B में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फोन में N आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। A और B, पहला एटम और दूसरा। वैभव ये बताओ, फिर बोल मत बीच में, औरों को मत डिस्टर्ब कर। ठीक है। अच्छा राधिका। अरे हाँ 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 हाँ, तो मैं बोलूँ अरे तो और तो पैरा आ जाएगा, निकल आएगा। मेटा डायरेक्टिंग है वो। A और B, B is more electronegative than A। ठीक है। हर्षुल ये बताओ OCH3। हर्षुल है ही नहीं, मतलब तरन है। तरन बताओ। और तो पैरा। ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई हो गया, और तो पैरा कौन सा है, मेटा कौन सा है। ठीक है। तो रिएक्शन भी पूरी हो जाएंगी। ठीक है। तो रिएक्शंस, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। बोलो। ए ये हुआ, ये भी हुआ। नहीं,
क्योंकि सेकेंड आइटम कौन सा? अरे उसको भी ले ले तो भी क्या है, ए और बी, तब भी वो एन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हेलो हेलो, तो शुरू करें रिएक्शंस। तो मैंने बात नहीं, कंसेंट्रेटेड HNO3 डाला इसमें, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने डाला Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ, अच्छा हाँ, अच्छा इसके अंदर मैंने डाला अगेन कंसेंट्रेटेड HNO3, कंसेंट्रेटेड H2SO4। गुड आफ्टरनून, ठीक है। अच्छा, क्या हैप्पी न्यू ईयर बोला है तूने? गुड मॉर्निंग नहीं बोला तूने? गुड आफ्टरनून बोला तूने, हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा देखिए, CHO, इधर बैठ, CHO and CH3, concentrated HNO3, concentrated H2SO4। बात नहीं, जल्दी करें। इधर लगा देते, ये जो पूरी गली है कहीं भी लग जाती है। यस, हो गई रिएक्शंस कंप्लीट। कोई बात नहीं, कंप्लीट करें इसे। डन, ठीक है। देखते हैं, पूछते हैं। गौरव, इसमें कहाँ पे आएगा, क्या आएगा? नहीं, ए और बी, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ए। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और मेजर क्या होगा? पैरा। मेजर प्रोडक्ट लिखा होता है क्वेश्चन में, तो हमें मेजर लिखना है तो पैरा पे नाइट्रो आएगा और वो चीज। ये समझ आया सबको? यस और नो? तो ये समझ आया? ऑर्थो पैरा मेटा पता है ना, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। पहले तुम्हें लिखना है ऊपर जो लोकल शॉप वाला है वो क्या रास्ता बता रहा है, ऑर्थो पैरा या मेटा, और फिर उस रास्ते पे जाके अपना दूसरा ग्रुप लगाना है जो रिएक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कृतिका, ये बताओ इसमें कहाँ जाएगा? क्या जाएगा? कौन सा मेटा? ये ए बी, इसका कुछ नहीं होगा?
हाँ, और कोई ट्राई करेगा? हाँ राहुल, 2 डायरेक्टिंग ग्रुप है, 2 पान वाले हैं, तो 2 पान वाले कौन सा रास्ता बता रहे हैं? पहले इसका देखते हैं, ये कौन सा बता रहा है? सर पहला वाला क्या ये बता रहा है मेटा का रास्ता। हाँ, ये बता रहा है मेटा का रास्ता। कौन सा बता रहा है? मेटा। मेटा है ये और ये, ठीक है। ये क्या बता रहा है? ऑर्थो एंड पैरा। इसका ये ऑर्थो है, इसका ये पैरा है, पर मेजर इसका क्या होता है? पैरा। तो ये वाला स्ट्रांगली बता रहा है, ये वाला भी ये स्ट्रांगली बता रहा है, तो जाएगा कहाँ? मेटा पे। वहां से मेटा पे, यहाँ के मेटा पे। समझ आई बात? सुनो मेरी बात, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप था, तो इसने ये बताया था रास्ता पैरा का, इसने भी मेटा का ये बताया था, ये भी बताया था, पर दोनों ने जो सही बताया है, जो दोनों ने सेम बताया है, वो ज़्यादा चांसेस है, तो वो मेटा बनेगा। क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर मुझे बताए दक्ष, कौन सा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा या मेटा? मेटा है। अच्छा मेटा है, तो किधर लगाऊं, तुम मुझे बताओ। बोलना नहीं है बिल्कुल। देखो, अगर तुम किसी की हेल्प कर रहे हो तो तुम उसका नुकसान कर रहे हो। अभी उसे आता नहीं है और तुम बोलोगे उसको आ जाएगा समझ, बस अभी के लिए, तब पेपर में दोबारा आएगा, तब उसका क्या होगा। देखें, ये पोजीशन है, मैं लेबल कर देता हूँ, A B C D E। कौन सी पोजीशन पे आ सकता है, कौन से पे? D या A दोनों सेम है? नहीं, D या B, D और B सेम है। 1 2 3 1 2 3, तो मेटा थर्ड पोजीशन होती है, तो या तो तुम B पे लगा देते या तुम D पे लगा देते, तो आंसर वुड बी दिस, राइट। तो यानी कि अगर हमारी घूम भी जाए तो भी हम ऑर्थो पैरा मेटा कर यही याद रखेंगे, ऑर्थो सेकंड पोजीशन, पैरा फोर्थ और मेटा थर्ड पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट कौन है? कृष्णा। कृष्णा ऑर्थो पैरा है, तो मैं लिख देता हूँ A B C D। मेजर प्रोडक्ट C पे C का पैरा वो फोर्थ पोजीशन, तो हमारा C पे लगेगा। सबको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है, हाँ या ना? नहीं हुआ तो अभी भी शर्माने का टाइम चला गया है, तो अब इसके बाद दोबारा नहीं होगा 110%, ठीक है। तो तुम्हें अगर अभी भी डाउट है, हल्का सा भी है, तो अभी पूछ लो, फिर दोबारा कुछ नहीं होने वाला। अभी कोई डांट वाट नहीं पड़ रही है, किस सबको क्लियर है ये टॉपिक? चलो ठीक है। नेक्स्ट ये वाला ऑर्थो पे थोड़ी लगा, 1 2 3 4 पैरा पे लगा। ऑर्थो और पैरा में से पैरा मेजर होता है, तो वैसे तुम दोनों लिख के आओगे टू बी श्योर कि पैरा भी बना के आओगे ऑर्थो भी, और अगर एक मेजर प्रोडक्ट पूछा जाए तो ये पैरा। बट अगर पैरा भी लिखा है तो कोई गलती थोड़ा ना होगी, ऑर्थो भी लिखा है तो गलती नहीं होगी, ये पैरा ही है, ठीक है। क्लियर? बना लिए सबने? नेक्स्ट इज क्वेश्चन इसी के अंदर आता है, व्हाई आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट इन हैलोरीन्स? व्हाई आर, हमने बोला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस इजी होती हैं, पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस हैलोरीन में डिफिकल्ट होती हैं। 4 रीजंस देते हैं। हाँ, डिफिकल्ट इन हैलोरीन्स। तो हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन और बेंजीन के कंपाउंड में इजी है, हमने देखा अभी, पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों डिफिकल्ट है, तो और वो भी मेनली हैलोरीन में। किस में? हैलोरीन। ये तो तुमने सुना, ठीक है। तो इसकी ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाओ पहले, होती कौन सी है। तो हम एक्वस NaOH डालते हैं जैसे, वैसे NaOH डालने से कुछ नहीं होता जब तक हम हाई टेम्परेचर 623 केल्विन और हाई प्रेशर 300 ATM प्रेशर ना दें। जब तक हम ये नहीं देते तब तक ये रिएक्शन नहीं होती। तो होती है तो Cl की जगह पहले O- Na+ आता है। क्या आता है? O- Na+, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। होता क्या है, इधर से ONA निकलता है। क्या निकलता है? ONA, O-, ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? ये न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है? तो न्यूक्लियोफाइल Cl- को हटाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल की जगह लेता है, पर इस प्रोसेस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। पीछे वाली केसेस में ये जो भी रिएक्शन थी ये सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थी जो हमने बनाई थी, राइट। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थी, इनमें सब में प्लस आ रहा था, Cl+, Br+, CH3+। प्लस वाला अटैक होना ईजी होता था क्योंकि
उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है बेंजीन के ऊपर, जो उसके ऊपर इजी टू अटैक बनाता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस आर इजी इन बेंजीन, पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नेगेटिव पार्ट आना मुश्किल होता है। ये वाली बात समझ आ रही है? क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझ आया? नेगेटिव वाला अटैक मुश्किल है, पॉजिटिव वाला इजी है, ये कह रहे हैं। ठीक है, अब नेगेटिव वाला मुश्किल क्यों है और इससे बनेगा क्या प्रोडक्ट? इससे प्रोडक्ट बनता है बेंजीन के ऊपर OH आ जाता है। क्या आ जाता है? OH, जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट इसलिए है, पहली बात ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसा है? इसको हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? हम कर रहे हैं एलिफैटिक से। किससे? एलिफैटिक, हेलो एल्कीन, स्ट्रेट चेन से। स्ट्रेट चेन में ये रिएक्शन इजी होती थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 और SN2 बहुत बार सुना है। तो एक्वस KOH OH Cl को रिप्लेस कर देता था और क्या बना देता था? OH, हाँ, प्रोपेनॉल बना लेता था। तो ये रिएक्शन इसमें इजी है, इसमें मुश्किल क्यों है? पहली बात ये sp3 हाइब्रिडाइज है। ये कैसा है? और वो sp2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से sp2 की वजह से शॉर्टर बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? शॉर्टर बॉन्ड। तो sp2 होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से ये बॉन्ड छोटा होता है। sp3 कम इलेक्ट्रॉन खींचता है तो ये बॉन्ड बड़ा होता है। छोटी पेंसिल तोड़ना आसान या बड़ी? बड़ी। तो बड़ा बॉन्ड तोड़ना आसान और छोटा बॉन्ड तोड़ना मुश्किल। अभी लिखवा देता हूँ, पॉइंट तुम्हें याद भी होंगे, 4 पॉइंट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ना। अच्छा, दूसरा पॉइंट, इसके अंदर जब ये Cl इलेक्ट्रॉन देता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाले करेक्टर, डबल बॉन्ड तोड़ना आसान, एक पेंसिल तोड़ना आसान, 2 पेंसिल तोड़ना आसान, एक पेंसिल। तो सिंगल बॉन्ड तोड़ना आसान पर डबल बॉन्ड तोड़ना मुश्किल। तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से मीमांसा ये बॉन्ड नहीं टूटता। तीसरी बात, ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड अभी हमने देखा था बेंजीन के ऊपर, था कि नहीं? तो पाए के इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है जिसको ये खुद भी नेगेटिव है और वो भी नेगेटिव है, तो रिपल्शन होती है। तो थर्ड इज पॉसिबल रिपल्शन टू दी न्यूक्लियोफाइल। फोर्थ इज, अगर सपोज ये SN1 से जाता तो ये कार्बोकटाइन बनाता लाइक दिस, और इस फिनाइल कार्बोकटाइन में रेजोनेंस खराब हो जाती। तो रेजोनेंस खराब क्यों हो जाती? क्योंकि डबल बॉन्ड ऑलरेडी डबल बॉन्ड होता है, पर डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो ये ऑब्वियसली बचेगा नहीं, ये पूरा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को दे देंगे और ये रेजोनेंस को तोड़ देगा, रेजोनेंस को क्या कर देगा? खराब कर देगा। तो व्हाट आर द रीजंस? इसका रीजन क्या है? व्हाई आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट इन हेलोरीन्स? इसका आंसर है पूरा फर्स्ट, ड्यू टू sp2, लिखेंगे सारे, ड्यू टू sp2 करेक्टर बॉन्ड इज शॉर्टर, बॉन्ड in halorine CCl bond is shorter and difficult to break, shorter and difficult to break in comparison to, वो तुम लिख लेना किसकी कंपैरिजन में? हेलो एल्केन की कंपैरिजन में, जिसका sp3 है, उसका लंबा बॉन्ड है और इजी टू ब्रेक है। अगर तुम्हें नंबर बढ़ाने हो, थोड़ा सा वेटेज बढ़ानी हो तो। Alright, next, partial double bond character due to resonance. Second point क्या है? Partial double bond character due to resonance. Due to resonance. Resonance की वजह से partial double bond character है जो उस bond को तोड़ने में मुश्किल देता है। ठीक है, third, possible repulsion to the nucleophile due to electron rich arene ring. Repulsion to nucleophile due to electron rich arene ring. Fourth, हाँ, instability of phenyl cation as it is not resonance stabilized. अगर फिनाइल कटाइन बनता है तो वो अनस्टेबल होगा ड्यू टू लॉस ऑफ रेजोनेंस या ड्यू टू लॉस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस नहीं है तो इस वजह से वो स्टेबल नहीं होता जो फिनाइल कटाइन बनेगा बीच में। तो 4 रीजंस याद हो गए? सुन सकता हूँ किसी से भी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज डिफिकल्ट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज इजी। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को इजी कैसे कर सकते हैं? अगर ये डिफिकल्ट है तो इसको इजी बनाया जा सकता है। तो इजी बनाने के कुछ तरीके हैं और वो रिएक्शंस और टेम्परेचर्स तुम्हें याद रखने हैं। हाँ,
तो अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा दूं, क्या लगा दूं? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। कौन से 3 स्ट्रक्चर्स बुक में दे रखे हैं टेम्परेचर के साथ? एक ऑर्थो पे, एक ऑर्थो और पैरा पे, और एक ऑर्थो मेटा पैरा पे। तीनों के टेम्परेचर्स तुम्हें याद है? मेटा पे नहीं, ऑर्थो और पैरा। हाँ, 2 ऑर्थो और 1 पैरा। तो जैसे हम NO2 ग्रुप लगाते हैं, अभी वो टेम्परेचर कितना था नैन्सी? 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर। पर यही रिएक्शन अगर हम कितने पे करते हैं, ये वाली रिएक्शन 443 पे होती है, 443 केल्विन पे हो जाती है, और ये होती है 368 केल्विन पे। 68 था 58? 68 है, और वार्म H2O से ही हो जाती है। तो ये रिएक्शंस में दिखाती हैं कि जैसे ही NaOH, जैसे ही NO2 लग रहा है, क्या लग रहा है? NO2। इसमें तो NaOH की जरूरत ही नहीं, वाटर से ही निकल जाता है। तो इसमें हमारा क्या बनता है? इन सब में Cl की जगह OH आ जाता है, अगर हम हाइड्रोलिसिस भी करें तो साथ में, है ना। तो यहाँ पे बनानी है रिएक्शन वैभव। इसका रीजन वैभव देगा क्योंकि वो लिखना भी नहीं चाहता, तो रीजन दो। हाँ, क्या रीजन है? वाई रिएक्शन बिकम इजी ऑन अटैचिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हाँ, nucleophilic substitution becomes easy on attaching, the electron density increases. increase or decrease on attaching electron withdrawing groups like NO2 on which positions? ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे लगाने से हमने देखा ये रिएक्शन इजी हो जाती है, जो मुश्किल थी। अब ये इजी क्यों हो जाती है उसके बारे में बात करते हैं। एनसीईआरटी लाया कोई? पार्ट 1 भी है ना, पार्ट 2 कोई बात नहीं। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ये अगेन येलो बॉक्स में है, ठीक है, जो अब मैं आगे कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको अगर तुम्हें इजी फॉर्म में करना है तो तुम इसको इजी आंसर भी है एक। हमारा क्वेश्चन ये है वाई न्यूक्लियोफिलिक, क्वेश्चन ये बनाओ, वाई न्यूक्लियोफिलिक substitution reactions becomes easier when a electron withdrawing group like nitro is added on ortho and para position। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका आंसर ये हमें दिख रहा है कि अगर क्वेश्चन आ जाए शो दैट इट बिकम्स इजी, तो तुम क्या लिखोगे? 3 रिएक्शंस। अब बोले वाई, तो तुम्हें उसका रीजन भी देना है। ठीक है, तो रीजन की बात करते हैं। मिटा दूं? रीजन आपने लिखवाया। तो पॉइंट इज दिस, अगर तुम सिंपल टर्म्स में समझना चाहो तो ये है तो देखें, होता ही है, क्वेश्चन ये था कि वाई नाइट्रो ग्रुप्स इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोरीन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी कि इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जा सकता है, हाउ डज नाइट्रो ग्रुप इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ हैलोरीन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक। क्वेश्चन का दूसरा फॉर्म भी लिख लो प्लीज, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोरीन
टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वो हो गए थे प्रिंट? वो कल परसों वाले क्वेश्चन है ना, वो डालना शुरू कर दो। हैलोरीन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स नेगेटिव चार्ज को खींचकर नेगेटिव चार्ज को कम कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप्स नेगेटिव चार्ज को क्या कर देते हैं? कम। और नेगेटिव चार्ज कम करने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। तो ये देखें, सपोज इसके पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है। क्या लगा है? नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, और हमारे पास आया OH माइनस। क्या आया? OH माइनस आएगा NaOH में से। ठीक है, इसने अटैक करना था। ओहो, रिंग उधर साइड में। चलो ठीक है, तो इसने अटैक करना है, तो अटैक करने के लिए इसको पॉजिटिव चाहिए। क्या चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव कब बनेगा? जब डबल बॉन्ड में से कोई एक बॉन्ड टूटे। तो ये डबल बॉन्ड सपोज टूट गया, ये डबल बॉन्ड टूट कर इलेक्ट्रॉन चला गया एक साइड पे और एक साइड पे आ गया पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए। दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे आ गए? इस वाले कार्बन पे। ये जो दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को बना रहे हैं वो दोनों इस पे आ गए। और तो यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट होगा, यहाँ पे नेगेटिव। हाँ है ना? और पॉजिटिव वाली जगह पे OH अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा? OH। जहाँ पे पॉजिटिव है वहीं पे तो नेगेटिव जाके अटैक करेगा। तो इस पॉइंट के बाद तुम बताओ क्या बनेगा? इस पॉइंट के बाद यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे Cl लगा हुआ था और OH भी उसकी जगह आ रहा है क्योंकि उसे सब्स्टिट्यूट करने वाला है, उसकी जगह लेने वाला है। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, ध्यान दो। तो ये आ गया यहाँ तक। ठीक है, और नाइट्रो ग्रुप अभी भी लगा हुआ है। तो हम ये देख रहे हैं कि नाइट्रो ग्रुप कैसे इस रिएक्शन में फास्ट करा रहा है, इस रिएक्शन को कैसे बेटर कर रहा है। तो अब ये नेगेटिव ग्रुप रेजोनेंस में आएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस में जाएगा? रेजोनेंस में। और ये जब रेजोनेंस में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, रूल तो वही है, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन। तो अब इस एरो को अगर तुम पूरा करो तो एरो को पूरा करते हुए हमारे पास अब रेजोनेंस शुरू हो गई। डबल साइड एरोज है। इधर मैंने ये दिखाया था कि उसने अटैक किया, तो यहाँ से रेजोनेंस शुरू हुई, यहाँ से रेजोनेंस शुरू हुई। तो अब बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। ऊपर कुछ चेंज हुआ? नहीं। Cl एज इट इज, OH एज इट इज। यहाँ पे कुछ चेंज हुआ? नहीं। चेंज कहाँ पे हुआ? यहाँ पे नेगेटिव आ गया। ठीक है, N डबल बॉन्ड O। ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कहाँ पे? बोलो बोलो। ठीक है, अच्छा अब पॉइंट इज दिस, ये वाला इलेक्ट्रॉन नाइट्रो के साथ भी जा सकता है रेजोनेंस में, यहाँ भी जा सकता है। माना इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, जैसे हम नॉर्मल करते हैं। पर इसको एक जाने का एक रास्ता और भी मिल रहा है। यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन। नाइट्रो आने की वजह से उसे दो रास्ते मिल रहे हैं, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। हाँ या ना? ठीक है, तो पहले सपोज ये नीचे गया तो यहाँ पे स्टेबलाइज करेगा, पर ये वाला रेजोनेंस इसका नहीं है तो इन्होंने भी नहीं बनाया। ठीक है, ये बनाना नहीं है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि नाइट्रो ग्रुप इस समय पे इलेक्ट्रॉन को खींचकर रेजोनेंस में ला सकता है। पर हम तो क्लोरोबेंजीन की रेजोनेंस ही दिखा रहे हैं, तो अभी हमें इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ये बनाया। तो इस केस में नेगेटिव और यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आ गया NO2 और ये आ गया Cl और OH। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया जाता है ताकि Cl अब निकल जाए और OH यहाँ पे जुड़ा रहे। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे OH आ गया और स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड्स पलट गए और NO2 अटैच्ड है। NO2 का जो रोल था वो हमने बस यहाँ पे दिखाया नहीं, यहाँ पे ये जा सकता था, ऐसा हो सकता था ये इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाए, ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है इस समय पे, खींच सकता है कि नहीं? खींच सकता है। तो यानी कि अगर वो खींच सकता है तो वो ये नेगेटिव चार्ज पहले 3 जगह पे शेयर होता है, 1 2 3। पर ये नेगेटिव चार्ज जब इधर जाएगा तो O पे भी आ जाएगा नेगेटिव, तो एक एक्स्ट्रा जगह पे जा सकता है नेगेटिव चार्ज। तो ये लोकलाइज, डीलोकलाइज और ज़्यादा हो गया, और जब ये ज़्यादा डीलोकलाइज होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। शेयरिंग इज केयरिंग। नेगेटिव चार्ज 3 लोगों के ऊपर रहे या नेगेटिव चार्ज 4 लोगों के ऊपर रहे, तो कौन सा स्टेबल होगा? लोन सिर्फ एक ही बंदे पे फैमिली के या 4 लोगों पे डिवाइड हो जाए? 4 पे, तो फैमिली स्टेबल रहेगी।
तो 3 की बजाय 4 पे रहेगा तो ज़्यादा कम इफेक्ट आएगा ओवरऑल। तो इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज क्या नाइट्रो यहाँ पे खींच सकता है? हाँ, वो खींच सकता है। ऐसे ही सेम रेजोनेंस हम ऑर्थो पे लगा के भी दिखा सकते हैं। ऐसे ही सेम रेजोनेंस हम मेटा पे भी दिखा सकते हैं, पर मेटा पे एक चीज़ का गड़बड़ होगी। क्या? नेगेटिव चार्ज नाइट्रो वाले कार्बन पे नहीं आएगा। देखो, अगर नाइट्रो यहाँ लगा होता तो नाइट्रो अगर यहाँ लगा होता तो क्या इधर नेगेटिव आया था जहाँ पे नाइट्रो लगा है? बाकी सेम स्ट्रक्चर्स रहेंगे। यहाँ पे तो नाइट्रो के पास नेगेटिव चार्ज आया, तो नेगेटिव खींच पाएगा? वो नहीं खींच पाएगा। तो पॉइंट इज दिस कि अगर वो मेटा पे लगा होता है तो नाइट्रो खींच ही नहीं सकता। अगर ऑर्थो पैरा पे लगा है तो वो खींच सकता है। तो ऑर्थो और पैरा पे वो खींच कर स्टेबलाइज करेगा, पर मेटा पे वो खींच नहीं सकता, तो कोई स्टेबिलिटी में कुछ ऐड नहीं करेगा। तो ये वाली बात समझ में आई? यस और नो? तो पॉइंट इज दिस, ये क्वेश्चन आता है व्हाई देयर इज नो इफेक्ट सीन व्हेन व्हाई देयर इज नो इफेक्ट सीन व्हेन सीन व्हेन। आंसर ये है और इसके अंदर एक लाइन लिखनी है। हाँ, अभी मैं लिखवा देता हूँ। व्हेन नाइट्रो इज अटैच टू मेटा पोजिशन, इज अटैच टू मेटा पोजिशन। इन दोनों के आंसर समझाता हूँ। देखो, ऊपर वाले में रेजोनेंस बना लोगे अगर बाई चांस आया तो। इसका आंसर ये होगा ऊपर वाले क्वेश्चन का, नाइट्रो ग्रुप रिएक्टिविटी क्यों बढ़ाता है? इट इज बिकॉज, अच्छा ये जो बना है नेगेटिव वाला चार्ज अनायन होता है या नहीं? नेगेटिव चार्ज है तो अनायन होता है। तो हम बोलेंगे नाइट्रो ग्रुप्स विड्रॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। नाइट्रो ऑर्थो और पैरा से विड्रॉ करता है एंड हेंस स्टेबलाइजेस द कार्बन आयन फॉर्म एज शोन। कार्बन आयन को क्या करता है? स्टेबलाइज। हाँ, थ्रू रेजोनेंस है, ठीक है, एज शोन, ठीक है। नो इफेक्ट इज सीन व्हेन इट इज अटैच्ड टू मेटा पोजिशन बिकॉज नेगेटिव चार्ज डज नॉट negative charge of the carbon ion does not appear on the meta position, so nitro cannot stabilize it। क्योंकि नेगेटिव चार्ज मेटा पे आता ही नहीं तो नाइट्रो खींचेगा कैसे? तो नाइट्रो नेगेटिव चार्ज ऑफ कार्बन आयन डज नॉट अपीयर ऑन मेटा पोजिशन, so nitro cannot withdraw। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, समझ आया है या रिपीट करना है? हाँ है ना? क्लियर है यहाँ तक? ये कोई डाउट है? ये वाला तो देखो, जब नाइट्रो को, अभी नाइट्रो में तो कुछ भी नहीं किया हमने, नाइट्रो यहाँ पे लगाया, मान लो अज्यूम करो ऊपर वाले स्ट्रक्चर में, अगर नाइट्रो यहाँ लगाए तो भी तो ऐसे ही चलेगा, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इधर आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, फिर नेगेटिव इधर आएगा, पर नाइट्रो यहीं पे लगा रह जाएगा, उसके वाले कार्बन पे तो नेगेटिव चार्ज आएगा ही नहीं, उस पर रेजोनेंस नहीं होगी, नाइट्रो खींच नहीं पाएगा। रेजोनेंस होगी पर नेगेटिव चार्ज किधर आता है? ऑर्थो और पैरा पे, मेटा पे तो आएगा ही नहीं, तो मेटा पे नाइट्रो खींच ही नहीं पाएगा तो उसका इफेक्ट ही नहीं आएगा, ठीक है। अगर मेटा पे लगेगा तो भी। क्लियर है ये पॉइंट? आंसर लिख पाएंगे इसका? नेक्स्ट, सारा फिर रेजोनेंस भी ड्रॉ करके दिखानी पड़ेगी। दिखानी पड़ेगी अगर ये आया तो, वो करने की कोशिश। सर अमृतसर क्यों बनाना? नोटेड? अब समझ आ गया तुझे? ठीक है, भूल जाती है। नोटेड? नहीं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस डिफिकल्ट इन हैलोजेन्स? इलेक्ट्रोफिलिक का रीजन बताया? नहीं बताया, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं।
तो अभी तक बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस करे हैं, अभी एंड में समराइज कराऊंगा, ठीक है। ये नोट कर लिया। हाँ, वाई आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन डिफिकल्ट इन हेलोरीन। तो एक शब्द का डिफरेंस है बस, न्यूक्लियोफिलिक की जगह इलेक्ट्रोफिलिक, पर आंसर पूरा ही अलग होगा, ठीक है। डिफिकल्ट इन हेलोरीन। कभी पढ़ा था हेलो एल्केन हेलोरीन डिटेल में? नहीं पढ़ा था। अच्छा चलो जवाब दो नेक्स्ट क्वेश्चन। है क्यों नहीं पूछा जाता? ये भी आया हुआ है पीछे पेपर में, बोर्ड में कर। पीछे आया हुआ है बोर्ड में, मेरे हिसाब से तो आया हुआ है। ये सैम्पल पेपर में तो था ही है, जो डिफिकल्ट वाला सैम्पल पेपर। हाँ नोटेड। Why electrophilic substitution difficult in haloarenes? और एग्जाम्पल भी है ये, मतलब इससे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन हमने किया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन में इजी होती है, क्यों? क्योंकि उसके पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने ये किया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट होती है इन हेलोमेरीन्स, है ना। और तीसरा कह रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन में तो इजी होती थी, पर हेलोरीन में फिर भी मुश्किल होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी नाइट्रेशन, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ब्रोमिनेशन, और एक रह गई सल्फोनेशन, वो भी होनी चाहिए थी उसमें, लिस्ट जो हमने बनाई थी फर्स्ट। तो मैं ऐड करनी है, अभी कर लेना। चलो ऐड देखें। हेलोरीन्स के अंदर Cl जो है, Cl डोनेटिंग है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग, ये बताओ। ऑर्थोपैरा कैसे? वैसे तो Cl हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचते में मशहूर है, पर बेंजीन पे जब लगता है तो ये इलेक्ट्रॉन देता है। अजीब है। क्यों? क्योंकि इसके लोन पेयर ज़्यादा है, तो जिसके इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो दे सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन देता है। तो इलेक्ट्रॉन देने से ये प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, और प्लस आर वाले क्या होते थे? ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते थे, ठीक है। तो अगर ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है तो यूजुअली जो भी रेजोनेंस दिखाते हैं प्लस आर, जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं, हाँ या ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं? इंक्रीज। Cl यहाँ पे आ गया, Cl पे पॉजिटिव आया, उसने इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ नेगेटिव आ गया, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन। फिर क्या आता है? पैरा पोजिशन पे Cl पॉजिटिव, इधर 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 नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, और फिर आता है हमारा Cl पॉजिटिव, और 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं, येस और नो, ये 3 बीच में आते हैं, वैसे टोटल 5 है ना। इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड और बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन। तो इन सब से हमें देखने से लगता है कि क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, हाँ या ना। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए रास्ता आसान कर रहे हैं या मुश्किल? दूसरे Cl ने आना है, दूसरे CH3+ ने आना है, तो वो नेगेटिव को ढूंढकर यहाँ पे क्या करेगा? इजीली अटैक करेगा या मुश्किल से? इजीली अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव बन रहा है, पॉजिटिव को क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए, ठीक है। तो ये इजी होना चाहिए अटैक। तो बट यूजुअली ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स शो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग। कैसे होते हैं? आर एक्टिवेटिंग इन नेचर, बट हैलोजन इज अ, हाँ हैलोजन इज एन एक्सेप्शन। हैलोजन एक एक्सेप्शन है। एक्टिवेटिंग माने रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं, बट अगर हैलोजन लगाओ इज एन एक्सेप्शन, is an exception. Why is it an exception? ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होने के बावजूद, नेगेटिव को बढ़ाने के बावजूद, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट क्यों नहीं बढ़ा रहा? क्वेश्चन समझ में आ रही है बात? ठीक है। अगर यहाँ पे OH होता तो वो एक्टिवेटिंग होता है, NH2 होता तो वो एक्टिवेटिंग होता है, क्योंकि वो डोनेटिंग होते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल जल्दी से आ जाता है ना। संयम खोना नहीं है, हाँ। पर हैलोजन, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन देने के बावजूद डीएक्टिवेटिंग है। उसका रीज़न क्या है? बोलो। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो उससे कैसे? और कुछ मिसिंग है? और डीएक्टिवेट कर देता है। क्यों डीएक्टिवेट कर देता है? इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, वेरी गुड। तो पॉइंट इज दिस,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वैसे तो इजी हो जाता है प्लस आर इफेक्ट की वजह से। कौन से इफेक्ट की वजह से? प्लस आर। पर मैंने बताया था क्लोरीन एक ऐसा रिश्तेदार है जो पैसे देने के बाद मांगना शुरू कर देता है। क्या कर देता है? या तो दो मत पैसे, दो तो मांगो मत। तो ये क्या है, इसने एक तो इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देता है। तो ये प्लस आर से डोनेटिंग है, प्लस आर से ये कैसा है? डोनेटिंग। बट माइनस आई इफेक्ट की वजह से इट इज विड्रॉइंग। हेलो, सर ये हमेशा रेजोनेंस और इंडक्टिव में हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है। रेजोनेंस में वो डोनेट करता है, पर इंडक्टिव में तो वो खींचता है। सीएल पे माइनस आता है, तुम्हें याद है इंडक्टिव इफेक्ट ऐसे ऐसे, सीएल क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो इसमें तो खींचता है इंडक्टिव से, पर रेजोनेंस से देता है। तो एक्चुअल में जो हैलोजेंस हैं, अच्छा ये तो लिखे रहने, ठीक है, तो हैलोजेंस हैं वो विड्रॉइंग होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में और डोनेटिंग होते हैं रेजोनेंस इफेक्ट में। इसलिए वो यहाँ पे प्लस आर दिखाते हैं पर यहाँ पे माइनस आई दिखाते हैं। तो प्लस आर की वजह से उनकी ओरिएंटेशन कंट्रोल होती है। क्या कंट्रोल होती है? ओरिएंटेशन माने, ओरिएंटेशन की स्पेलिंग नहीं आ रही, ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन माने ऑर्थो पैरा डायरेक्शन। मतलब वो डायरेक्शन क्या बताते हैं? ऑर्थो पैरा की। क्यों? प्लस आर की वजह से। किसकी वजह से? पर माइनस आई उनका रिएक्टिविटी को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? रिएक्टिविटी माने कि कितना रिएक्ट करेगा। जगह रास्ता तो वो ऑर्थो पैरा बताएगा, पर वो रिएक्ट ज़्यादा करेगा या कम, वो इंडक्टिव बताता है। और क्योंकि इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो वो अटैक को कम कर देता है। अटैक को क्या कर देता है? कम। तो डीएक्टिवेटिंग हो जाता है। मतलब रिएक्शन तो जाएगी ऑर्थो पैरा पे, पर इंडक्टिव ने सारा इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए इलेक्ट्रॉन बचा या नहीं बचा? नहीं बचा, क्योंकि इसने खींचना शुरू किया, विड्रॉ किया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो नीचे गया था वो ये खींच रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल को नहीं मिलेगा क्योंकि इसने खींचा हुआ है, इसने अपने तरफ रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रोफाइल को दिया नहीं जाएगा ये इलेक्ट्रॉन। ये कह रहे हैं, ठीक है? हाँ बोलो। ठीक है, तो वाई आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट इन हैलोरीन्स? बिकॉज इट इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. Its orientation may be controlled by plus R, but its reactivity is controlled by minus I effect, which makes it a deactivating group. माइनस आई का ये है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन तो दे दिया ये वाला, पर ये कह रहा है बेंजीन को कि ये इलेक्ट्रॉन मैंने सिर्फ तेरे लिए दिया है, कोई और इसे आके नहीं ले जा सकता। क्यों? क्योंकि मैं इसे खींच रहा हूँ। कौन से इफेक्ट से? माइनस आई से। मैंने दिया तो, पर मैं खींच भी रहा हूँ इसे माइनस आई से, तो इलेक्ट्रोफाइल इसको नहीं ले जा सकता आसानी से, तो मैं हाई टेम्परेचर चाहिए। हाँ, ठीक है। तो पॉइंट इज दिस, ये बस याद रखना, विड्रॉइंग किस में और डोनेटिंग किस में, प्लस आर माइनस आर आना चाहिए, ओरिएंटेशन और डीएक्टिवेटिंग शब्द आना चाहिए। ये रेजोनेंस इस क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं थी। अगर क्वेश्चन आता है ये वाला, वाई इज इट एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बट स्टिल डीएक्टिवेटिंग, तो भी इसका सेम आंसर है। तो क्वेश्चन को और लिख लो एक और तरीके से कि why is halogen and ortho para directing but deactivating group is an ortho para directing but still deactivating group. ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, ये सेम रीजन, ये वाला नीचे वाला, ठीक है। इसी से शुरुआत होती है अल्कोहल्स की। अल्कोहल्स के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे आते हैं। तो अल्कोहल्स कैसे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्लस आर दिखाते हैं, ये तो हम जानते ही हैं, और प्लस आर की वजह से वो एक्टिवेटिंग होती है, डीएक्टिवेटिंग। सिर्फ एक एक्सेप्शन था हैलोरीन का, पर ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग है। तो अगर मैंने इसमें Br2 डाला, पहली बात लुइस एसिड की जरूरत नहीं पड़ती। किसकी जरूरत नहीं पड़ती? यानी कि FeBr3। Why is Lewis acid not required in halogenation of phenol? Why is Lewis acid not required in halogenation of phenol? Halogenation में FeBr3, FeAlCl3 की जरूरत पड़ती थी पहले, पर यहाँ पे नहीं पड़ रही।
क्वेश्चन कह रहा है वाई, तो इसका रीजन है बिकॉज OH इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप। कैसा ग्रुप है? और कोई बोले एक्टिवेटिंग क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रेट को बढ़ाते हैं। अच्छा, एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये भी मान लिया, तो अगर मैंने Br2 डाला तो मुझे FeBr3 की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैंने Cl2 डाला तो AlCl3 की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिएक्शन रेट ऑलरेडी फास्ट होता है और ये खुद पोलराइज कर देता है मॉलिक्यूल्स को। इट ऑल्सो पोलराइजेज, ये भी एक पॉइंट लिख लो, इट ऑल्सो पोलराइजेज halogens to produce electrophiles। एक तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, पर लुईस एसिड का मेन पर्पस क्या होता था? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। ये इलेक्ट्रोफाइल भी खुद जनरेट कर सकता है क्योंकि ये खुद ही पोलर है। OH बॉन्ड बहुत पोलर है, तो ये खुद ही इसको प्लस और माइनस बना सकता है। Br2 वैसे नॉन पोलर होता है, पर इसको प्लस और माइनस बना सकता है। अच्छा सुनो मेरी बात, धीरे चलता हूँ। AlCl3 का रोल क्या होता है? AlCl3 Cl2 के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है? उससे एक Cl2 का बॉन्ड को तोड़वा देता है। वैसे Cl का बॉन्ड कैसे टूटता है? एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके पास, जैसे फ्री रेडिकल में होता है। पर AlCl3 की प्रेजेंस में इनके बीच में दरार डाल दिया जाता है कि भाई तू पैसे लेके आ जा, उसको छोड़ दे। तो एक Cl माइनस बन जाता है और एक Cl प्लस बन जाता है। वैसे Cl दोनों भाई भाई थे तो कैसे टूटते? एक इलेक्ट्रॉन Cl पे, दूसरा भी Cl पे। तो पर AlCl3 उसको पोलराइज कर देता है। क्या कर देता है? पोलराइज माने एक को पॉजिटिव, एक को नेगेटिव, एक को अच्छा, एक को बुरा, एक को हीरो, एक को विलेन बना देता है। तो AlCl4 माइनस वाले को लेके चला जाता है, Cl माइनस इसके साथ जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है AlCl4 माइनस, और क्या जनरेट हो जाता है? Cl प्लस। ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, ये बेंजीन पे अटैक करने चला जाता है। तो AlCl3 का रोल क्या है? हैलोजिनेशन में, एल्काइलेशन में, एसाइलेशन में वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, ये वो है जो आग लगाता है रिएक्शन में कि भाई ये रिएक्शन शुरू हो पाए, शुरुआत करता है। तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो फिनॉल खुद भी ये काम कर सकता है। फिनॉल खुद ही पोलर है, तो वो इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल्स जनरेट कर सकता है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ लुईस एसिड? It polarizes the reactant to generate electrophile. Why is Lewis acid not required in phenol? Because it is activating, and secondly it can polarize the molecule on its own. अब ये इतना पोलराइज कर लेता है और इलेक्ट्रोफाइल इतने जनरेट कर देता है कि Br2 डालने पे Br एक जगह पे नहीं, कितनी जगह पे अटैक कर देता है? 3 जगह पे। तो ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बना देता है। क्या बना देता है? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल अगर हमें नहीं बनाना, हमें सिर्फ मोनोब्रोमो बनाना है राहुल, तो क्या करें? लो पोलैरिटी सॉल्वेंट का इस्तेमाल करें। वेरी गुड। नंदिनी ने बोला है? किसने बोला? अच्छा, लो पोलैरिटी सॉल्वेंट जैसे कि CS2 या CHCl3 का यूज करें। किसका? CHCl3। ये पोलैरिटी को कम कर देता है, तो इलेक्ट्रोफाइल्स भी कम निकलते हैं। तो ये एक जगह पे अटैक करेगा। ये क्या बनाएगा? पैराब्रोमोफिनॉल। पैराब्रोमोफिनॉल। तुम्हारा हो गया है, जितना होना था अभी क्लास का वो ख़त्म हो चुका है, सबकी शक्ल पे दिख रहा है जितना घुसना था, है ना? अब हाँ कोई बात। हाँ, मैं कह रहा हूँ अगर 2,4,6 पे आ जाता है क्योंकि ब्रोमीन तीनों जगह पे अटैक करता है। और क्या तो 2-2 घंटे क्लास कब लोगे सर? हैं 3 घंटे की कब लोगे? 1-1.5 घंटे में तुम्हारा काम। कोई बात नहीं, वो ही करते रह जाएंगे, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री होती जाएगी, ऑर्गेनिक में घुसना मत। अच्छा कोई बात नहीं, बस एक समराइज कर लेते हैं आज की क्लास को, ठीक है? शुरुआत से थोड़ा थोड़ा दिमाग में स्ट्रक्चर तो बने, क्या हुआ। अच्छा, Br2 अगर एक जगह लगाना है तो बस याद रखना CS2 की प्रेजेंस में डालें तो एक जगह लगेगा पैरा में। तो एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग में स्ट्रक्चर बना लो। बस ये देखो कि आज क्या क्या हुआ। हमने सीखा बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस होती हैं, नाम और रिएजेंट याद है सबको, ठीक है? ले लो, ठीक है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस होती हैं, ये बात क्लियर है,
ठीक है। फिर हमने बोला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस इजी होती हैं बेंजीन में। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रोफाइल को खींचेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव है और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको खींचेगा। तो बेंजीन और बेंजीन के कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक ईजी होता है। ये वाली बात क्लियर थी? ठीक है। नेक्स्ट लेनी है? वो भी कई बार। ये वाली होगी? हाँ अभी। नेक्स्ट, अच्छा हमने कुछ कन्वर्जन्स करी सिंपल सी, जो कि सिंपल वन स्टेप थी। एसिटोफेनॉन बनाना, फील्ड एसाइलेशन, ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन। ठीक है। फिर हमने ये देखा कि डेट शीट क्या है। हाँ, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप की जो ग्रुप पे लगा हुआ है ऑलरेडी, वो ऑर्थोपैरा का रास्ता बताता है या मेटा का, वो समझ आ गया तुम्हें? ठीक है। अगर वो ग्रुप लगे हों, ये सारे ऑर्थोपैरा और मेटा को हमने क्लासिफाई कर लिया। फिर ऑर्थोपैरा ग्रुप लगाओ तो ऑर्थोपैरा पैरा पे लगे। अगर दो ग्रुप लगे हो तो उनका जो कॉमन मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है वो बनेगा। जैसे कि ये दोनों थे तो इसका पैरा ये था, इसका मेटा ये था, तो पैरा और मेटा वाला ग्रुप सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हैलोरीन्स में मुश्किल होती है ड्यू टू 4 रीजंस। ये भी तुम्हें याद ही थे। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है। अच्छा, पर हमने बोला कि इसको फास्ट किया जा सकता है बाय एडिंग नाइट्रो ग्रुप, और उसकी 3 रिएक्शंस थी, अगर हमें शो करने को आ जाए तो। ठीक है। अब ये क्यों नाइट्रो ग्रुप विड्रॉ करता है और बढ़ाता है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ता है और नेगेटिव को वो खींच के स्टेबलाइज कर देता है। नेगेटिव को खींच के वो क्या कर देता है? पर ये तभी स्टेबलाइज होता है जब वो ऑर्थो और पैरा पे अटैच हो। अगर वो मेटा पे अटैच हो तो कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। फिर हमने क्या देखा कि बेंजीन हैलोरीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो मुश्किल थी, वो तो बहुत ही मुश्किल थी, पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी मुश्किल होती हैं। और ये क्यों मुश्किल होती है? क्योंकि क्लोरीन एक अकेला ऐसा ग्रुप है जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग तो है, क्योंकि वो +R से देता है, पर वो -I से खींचने की वजह से वो डीएक्टिवेटिंग है। कैसा है? डीएक्टिवेटिंग। और इसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है और बढ़ाई जा सकती है अगर हम नाइट्रो ग्रुप लगाएं। ये तो दूसरा था। अच्छा ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर था। अगर हम OH की बात करें तो वो सिंपल ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है और वो एक्टिवेटिंग ही रहेगा। इसकी वजह से वो 3 जगह पे अटैक कर देता है और इसी की वजह से वो लुईस एसिड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टॉपिक्स रहते हैं, एसिड्स, अल्कोहल के और अमीन्स के। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पर तुम ये मानो कि ये अगर तुमने सारे कंसेप्ट सेम है तो ये एक बार कर लिया, अंडरस्टैंडिंग आ गई, रीजनिंग आ गई ना मीन्स वगैरह में, तो कहीं किसी चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा टॉपिक। ठीक है। एक क्लास और लगेगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, वो ग्रुप में ही लेंगे जब हम नॉर्मल टाइम पे। अभी तुम्हारे टेस्ट भी शुरू हैं और क्लासेस भी हैं 5 तारीख तक। फिर उसके बाद मैं